नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नतीजों पर फिर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद वोटर लिस्ट पर नया संग्राम शुरू हो गया। वोटर्स पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि 22,000 वोट हमारे आते तो 22 सीटें ज्यादा जीतते। दरअसल कांग्रेस ये कह रही है कि हम 22,779 वोटों से हरियाणा हार गए। ऐसे में 22,779 वोटों से पूरा स्टेट हारने के राहुल गांधी के दावों पर प्रदेश में संग्राम छिड़ गया है। तो हरियाणा के नतीजों को लेकर एक बार फिर से सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सियासत एक बार फिर से गर्मा रही है। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया है। लेकिन राहुल लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखने को मिल रहा है चुनाव आयोग भी उनको तलब कर रहा है। उन्होंने कहा हलफनामा दाखिल करें या फिर माफी मांगे। तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसे में हरियाणा की सियासत क्यों गर्म है राहुल के दावों के बाद, और बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जो पलटवार कर रही है, वो क्या कहता है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड राइटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड राइटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस और उससे पहले हर घर तिरंगा की तैयारियां चल रही थी कि अचानक वोटर लिस्टों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी के वोटर्स लिस्टों में गड़बड़ी और फर्जी वोटर्स के गंभीर आरोप लगाने के बाद हरियाणा में सरकार बनाने पर फिर बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव का ज्यादा जिक्र हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान से कि 22,779 वोटों से हम हरियाणा हार गए, इस पर बीजेपी ने हिट किया। 22,000 वोट हमारे आते तो हम 22 सीटें और जीत सकते थे। लीजिए दोनों दलों में नया संग्राम और नए अंदाज। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उनको ना तो मैं सीरियस नेता मानता हूं, ना उनको इन बातों का ज्ञान है। आज अगर मैं हरियाणा की बात ही करूं तो हरियाणा में हमारे 48 विधायक चुन के आए हैं, उन्हीं मशीनों से, जिन मशीनों से बाकी के कांग्रेस के विधायक भी चुन के आए हैं। तो वो किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं और किस पर आरोप लगा रहे हैं? गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी 7 सीटें 12,592 वोटों के अंतर से हार गई। ये तो रहे सियासी आरोप। नई खबर ये है कि कांग्रेस नेता अब स्थानीय स्तर पर वोटर लिस्ट के मुताबिक पोल हुए वोट्स की वेरिफिकेशन अपने स्तर पर करवाने की बात करने लगी है। उनका आरोप ये है कि पहले कार्यकर्ता घर घर जाकर पर्चियां बांटते थे, इससे पता चल जाता था कि किस घर में कितने वोटर्स हैं। पर अब ऐसा ना करना, इसे लापरवाही कहें या ऊपरी स्तर पर हेर फेर की गुंजाइश की गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। कांग्रेस अब आगे के चुनाव में ये ध्यान रखेगी। वैसे हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़े और हारे 18 कांग्रेस उम्मीदवारों ने कोर्ट में ईवीएम्स की गड़बड़ियों की याचिकाएं भी डाली हुई हैं। अभी तो दोनों बड़े दलों में वोटर लिस्टों को लेकर संग्राम छिड़ा है। ये अध्याय 1 भी हो सकता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो राहुल गांधी के आरोप के बाद अब संग्राम छिड़ गया प्रदेश की सियासत में। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, यानी कि कई सीटों के वो हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में उनके आरोपों में कितना दम है, और बीजेपी जो कह रही है, जो पलटवार वो कर रही है, बीजेपी ये मान रही है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। क्या
आरोपों में कितना दम है, ये तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करूंगा। राहुल के आरोपों की बात करें तो बड़े स्तर पर वो आरोप उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और केंद्र की मिलीभगत से हर प्रदेश में इस तरीके से घपलेबाजी की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है। क्या कहता है उनका आरोपों का यह आधार और कितना आधार माना जाए? देखिए सौरभ, राजनीति में, सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन आरोपों में अगर कोई दम हो तब थोड़ा सा सीरियस लिया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई ये जो प्रेजेंटेशन दिया है, ये कुछ आंकड़े, कुछ जानकारी जुटाई गई है। देखिए इसमें सच्चाई कितनी है वो जांच का विषय हो सकता है, या भरोसा करने की बात हो सकती है कि वो जिस तरीके से कन्विंस करा रहे हैं, सुनने वाले को भरोसा होता है कि नहीं। दूसरा, राहुल गांधी की जो छवि या जो पृष्ठभूमि रही है। लेकिन कांग्रेस नेता जोर देकर ये बात कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कांग्रेस ये सारा होमवर्क कर रही थी जी। राहुल गांधी अगर आंकड़े निकाल कर लाए हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे सच्चे हैं तो सारे झूठे भी नहीं है। देखिए धुआं तभी उठता है जब आग जल रही होती है। तो अभी कांग्रेस नेताओं से आज मैंने बात की, चूंकि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया ये कल किया था, आज मीडिया में भी ये सुर्खियां बनी है, खबर हरियाणा के पेपरों में लीड है। लेकिन मैंने कुछ कांग्रेस नेताओं से बात की, उनका ये कहना था कि पार्टी ये अंदर खाते ये सब जानकारी जुटा रही थी, खाली आरोप नहीं लगा रही थी। राहुल गांधी ने जो ये कहा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में बेईमानी से चुनाव जीता गया है। दरअसल जब महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा का चुनाव पहले हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र फिर दिल्ली के हुए थे। तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे कि हमने पूरी जानकारी जुटाई है, हमारे आदमी लगे हुए थे और अब उनकी अगली प्लानिंग ये है, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जहां जहां चुनाव हुए हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, थोड़ा सा कांग्रेस वालों का जोश बढ़ा हुआ है, उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शायद ड्यूटियां लगाई जाएंगी कि स्थानीय स्तर पर जो बूथ है, वोटर लिस्ट तो है उनके पास, सभी के पास होती है जो चुनाव लड़ते हैं। वोटर लिस्ट में किस घर में कितने वोटर्स हैं, उनमें कितने जिंदा हैं, उन्होंने वोट डाला है नहीं डाला है, या कोई वोटर लिस्ट में शामिल है लेकिन बाहर रहता है, वो वोट डालने नहीं आया। तो सारी जानकारी स्थानीय स्तर पर जुटाने की अब तैयारी हो रही है। उनका ये कहना है कि हम खाली हरियाणा की बात नहीं, और जगह भी ये करेंगे और आगे के लिए हम सचेत हो रहे हैं कि इस तरीके से बेईमानी हो सकती है। वो अपने आरोपों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि आप देखिए, मैंने जैसा रिपोर्ट में भी हमने बताया है जी, ये जो अचानक अभी तैयारियां, तो हर घर तिरंगा की तैयारियां चल रही है, स्वतंत्रता दिवस है, विभाजन और विभीषिका दिवस की तैयारी हो रही है हरियाणा में। लेकिन अचानक ही राहुल गांधी ने जो बम फोड़ दिया है और सारा ध्यान उधर है। तो अब ये है कि ठीक है, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि अब आगे जो चुनाव आने हैं, हम बहुत सतर्क हो गए आगे के लिए और इसकी तो जांच होगी। अब महेश, क्या लग रहा है इन आरोपों के बाद आगे किस तरीके का फेरबदल देखने को मिलेगा? क्या जो वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, जो वो लगातार आरोप लगा रहे हैं वोटों की धांधली का, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि देखने को मिल रहा है जो तल्खी सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिर प्रियंका गांधी का जवाब आना, राहुल का बचाव करना और उसके बाद SIR पर विवाद, ये तमाम जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, कितना आधार है विपक्ष के आरोपों में, राहुल गांधी के आरोप में कितना दम? देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर एक कार्यक्रम हमने पहले भी किया था, इनफैक्ट 2 कार्यक्रम किए थे, और तब मैंने कहा था कि महत्वपूर्ण ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब क्या देगा। जवाब क्या दिया गया? हल्फनामा मांग लिया गया। क्या ये चुनाव आयोग के लिए काफ़ी नहीं था कि इस देश का जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके बाद पूरे देश के सामने एक पक्ष रख रहा है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में जो फर्जी वोट है वो तैयार किए जाते हैं, असली वोट काट दिए जाते हैं और नकली फर्जी वोट जो है चुनाव से ठीक पहले बनाए जाते हैं, उन वोटों का भुगतान किया जाता है, उसके बाद उस स्टेट में वो वोट काट कर अगले उस स्टेट में जोड़ दिए जाते हैं जहाँ पर चुनाव होना हो, विधानसभा का खासकर। तो ऐसे में अब ये मानकर चलिए कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देश के तमाम टीवी चैनलों के सामने आकर ये आरोप लगाना काफी नहीं था? हल्फनामा क्या जरूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी का हल्फनामा लेने के बाद ही क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? सवाल तो वाजिब है, और काफी सारे ऐसे वोट्स, लाखों की तादाद में ऐसे वोट जो चुनाव से ठीक पहले काटे जाते हैं। बिहार का ही जिक्र कर लेते हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोट वैलिड थे, जो उन्हें लगता था कि ये बिल्कुल सही है, लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग भी करवाई गई। उस समय सर को लेकर इस तरह की कोई बात सामने रखी जाती लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो समझ में आता कि ये जो कार्रवाई है ये सही दिशा में आगे
आगे बढ़ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आप मोदी सरकार एक बार फिर से बन गई और अब आप जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, अब सर को लागू करना चाहिए। फिर फर्जीवाड़ा इतने बड़े स्तर पर कि एक ही पते पर आपके 300 लोग रह रहे हैं। क्या किसी एक पते पर आज के जमाने में पूरे देश में कोई एक घर ऐसा है जहां पर एक ही परिवार के 300 लोग रहते हो और उनके तमाम वोट जो है एक ही जगह पर हो? ये सवाल तो कुछ हैं जिनके जवाब दिए जाने जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हल्फनामा मांग रहा है चुनाव आयोग। ये बेहद दिलचस्प सी कहानी नजर आ रही है। और मैंने तब भी कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कितना सीरियसली चुनाव आयोग इन आरोपों को लेगा। और हल्फनामा मांगकर तो एक तरीके से सब कुछ खत्म जो है, सवालों को ही बंद करने की तैयारी जो है यहाँ चुनाव आयोग की देखने को मिल रही है। अब एक और जिक्र यहाँ पर चल रहा था कि 27,000 करीब 779 वोटों से जो है हम हरियाणा हार गए। देखिए 32 वोटों से उचाना विधानसभा क्षेत्र हारी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि अगर पर्चियों को वो घर तक पहुंचाते तो उन्हें पता लगता कि किस घर में कितने वोट रह रहे हैं। किसने इनकार किया था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर ना जाएं? वो जा सकते थे, अपनी पर्ची पहले भी वो खुद छपवाते रहे हैं, खुद पर्ची छपवाइए, उस पर वोटर कार्ड का नंबर डालिए और वोटर का नाम डालिए और घर घर तक आप दरवाजे पर दस्तक दीजिए। कौन से विधानसभा क्षेत्र में घर घर तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के कोई एक विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बताएं जहां पूरे छोड़िए आप 60% भी घरों तक पर्ची पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया हो। कांग्रेस पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता ही नहीं थे कि जो घर घर दरवाजे तक दस्तक देते और एक पर्ची जो है वोटर की पर्ची घरों तक पहुंचाते। तो ये कांग्रेस पार्टी के बूते की बात भी नहीं थी। अब किसी भी तरह का बयान कांग्रेस पार्टी के दे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, लेकिन उससे आगे जो बात कही जा रही है वो भी पूरी तरह जायज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग जब चाहते किसी भी चुनाव के अंदर, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, आपके पास वोटर लिस्ट थी, आप पर्ची बनाते, घर घर तक जाते, आपको पता लग जाता। बिल्कुल। वीरेन जी, अब क्या आगे देखने को मिलेगा हरियाणा की सियासत में? जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, उसमें कितना आधार आप देख रहे हैं? क्या कहते हैं राहुल के आरोप और आंकड़े जो वो पेश भी कर चुके, कलम ने देखा? देखिए, इस तरह के आरोपों में अब कोई दम नहीं है। इससे ना कोई सरकार टूटने जा रही है, ना ही कोई परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये परस्पर विरोधी दावे प्रतिदावे हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये तो कल्पनाएं हैं और उन कल्पनाओं का अब कोई महत्व नहीं है। देखिए, बात बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती है और कांग्रेस की 37 सीटें आई हैं। तो इसके अंदर तो 8 जो सीटों का अंतर है, 8 सीटों का जो अंतर है, वो कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमें इतने वोट मिल जाते तो 8 सीटें हमारी और आ जाती। तो देखिए, ये वोट मिलते तो तब भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर जो है 40 रह जाती। तो ये एक कल्पना पर आधारित है। तो मतलब ये भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। अब ये बात ठीक है कि उस समय कोई ये नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी। हिसार के अंदर मनोहर लाल जी एक कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति ने खड़े होकर, जो वकील था, वो उसने खड़े होकर कहा था कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी, लेकिन हिसार से जो विधायक है कमल गुप्ता वो हारेंगे। तब कोई ये मानने को तैयार नहीं था। मनोहर लाल जी ने उसको जो है बैठक से बाहर कर दिया था, पुलिस के माध्यम से उसको बैठक से बाहर करा दिया गया था। मतलब उस समय संभावनाएं ऐसी बनी हुई थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आने जा रही है। और अब जो है, देखिए, अगर हम चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो कांग्रेस के तो मात्र 3 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हुई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा जमानत जब्त हुई है। और इसके विपरीत हम वोटों का अंतर देखें तो 1,18,000 वोट ही भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिले हैं। तो ऐसे में अगर ये अलग अलग कल्पनाएं की जाए तो उनका कोई अब कोई सार नहीं है। जो सरकार बननी थी, जो जनादेश आना था, वो तो आ चुका। अगर अब आप कहते हैं कि इसमें वोटों में इस तरह की गड़बड़ी हुई, ये खेल तो आपको पहले पकड़ना चाहिए था। भाई, आपके कार्यकर्ता थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो पन्ना प्रमुख हैं, जगह जगह कार्यकर्ता है, वार्ड वार्ड कार्यकर्ता है, गली गली कार्यकर्ता है। तो कांग्रेस के पास कहां थे? कांग्रेस का तो ना तो सर्वे हुआ। पहले तो जो उम्मीदवार होता था, उसके जो समर्थक थे, वो सर्वे क्या करते थे, सर्वे से पूरी सही तस्वीर सामने आ जाती थी। फिर मान लीजिए कांग्रेस का तो कोई संगठन था ही नहीं, कोई सर्वे था ही नहीं, फिर ना ही कोई पर्चियां घर घर जाकर बटी।
फिर उसमें जो मतदान केंद्र में जो कार्यकर्ता थे ना उन्होंने कोई देखा। तो इसलिए ये अब चीजों के आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, कोई आधार नहीं है। हाँ, आप अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कह सकते हैं, लेकिन इससे क्या हल होगा? तो क्या इससे कोई सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा? तो इससे कुछ होना नहीं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणालियां ठीक है, उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। जिस तरह राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं हो सकता है उनमें सत्यता भी हो, लेकिन इस समय उसका क्या सार होगा? इस समय तो कोई उसकी उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है। हाँ, आप खुद जागरूक रहते, आपके कार्यकर्ता जागरूक रहते तो ये संभावनाएं हो सकती थी, उसमें उसकी खामियां पकड़ी जा सकती थी। पर पहले ईवीएम में बैटरी का दोष कहा गया, लेकिन वो भी कोई सत्यता सिद्ध नहीं हुई। तो इस तरह से अगर आपके पास आरोप है तो उसको प्रमाणित भी किया जाना चाहिए। और हरियाणा में तो इसका कोई अब लाभ होने वाला नहीं है। कोई हरियाणा में अब निकट भविष्य में चुनाव भी नहीं है जो कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, इस तरह की बातें की जाए। हाँ, ये उस समय लोग जो सत्ता विरोधी लहर थी, लोग ये कल्पना कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस सत्ता से चूक गई। तो उसका कांग्रेस के अपने कारण है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि कांग्रेस के अपने क्या कारण थे। तो उस वजह से कांग्रेस का माहौल नहीं बन पाया, कांग्रेस की रणनीति नहीं बन पाई। तो कांग्रेस को चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, और चुनाव आयोग में अगर खामियां है तो उसको तथ्यों के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए। अब वीरेंद्र जी, सवाल ये कि राहुल जो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, इतना अरसा बीत गया और उसके बाद राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा भी हमने देखा, ये इसी तरीके का आरोप लगाते रहे कि धांधली हुई है जब परिणाम विपरीत आए। उदय भान को भी हमने देखा कहते हुए, दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे थे कि हाँ, हरियाणा के चुनाव में पक्ष पूरा हवा जो कांग्रेस की चल रही थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी है, वाकई में चौंकाने वाला, किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा था। अब वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या संगठन सृजन में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ मजबूती मिलेगी, इसलिए ये बात फिर से छेड़ी जा रही है, या फिर कार्यकर्ताओं में एक तरह से उत्साह भरने के लिए राहुल गांधी इन बातों को छेड़ रहे हैं, या मजबूत संगठन, मजबूत विपक्ष के तौर पर देने की वो कोशिश कर रहे हैं? इसको लेकर पहले भी चंडीगढ़ में आए थे, दौरा किया था, तो ये तमाम बातें वो कहते रहे थे। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव देख लीजिएगा जी। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे रहा? भाई, तब तो निकाय चुनाव में तो कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले जी। जो निगम के चुनाव थे तो कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले, तो कांग्रेस की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं था जी। तो मतलब देखिए, अब जो विधानसभा चुनाव थे उस समय कांग्रेस के पक्ष में उत्साह का वातावरण अवश्य था, लेकिन उस वातावरण को खराब किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने खराब किया। जनता तो उनको अवसर देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जनता के सामने कैसी तस्वीर पेश की? भाई, जब राहुल गांधी कुमारी शैलजा के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मिलाते हैं और उसके बावजूद भी उनमें एकता नहीं होती, और जिस तरह से नाराज होकर कुमारी शैलजा बैठ जाती है, तो क्या तस्वीर बनी? तो एक तरह से, और देखिए, कांग्रेस में जो एक रणनीति होनी चाहिए थी, वो रणनीति तो चुनावी रणनीति थी नहीं, तो लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और देखिए, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार कब घोषित किए? ऐन वक्त पर घोषित किए। उम्मीदवारों को लेकर भी जिससे रस्साकशी रही, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। भाई, कांग्रेस को अपने अंदर भी जो है झांकना चाहिए, कांग्रेस की क्या खामियां रही। अगर कांग्रेस सिर्फ चुनाव आयोग पर ही दोष पड़कर अपने आप को क्लीन चिट साबित करना चाहती है तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखिए, उदय भान जी की नैतिक जिम्मेदारी थी, अब वो क्यों कह रहे हैं? भाई, उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही, क्या उन्होंने जिम्मेदारी ली? क्या अपने पद से इस्तीफा दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे ज्यादा समर्थकों को टिकट दिया गया और कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक थे वो आधे हार गए। तो इसमें मतलब उन विधायकों के खिलाफ भी तो वातावरण था, रोष था, जनता में रोष था, उन विधायकों के प्रति जनता में रोष था, इसलिए वो नहीं जीत पाए। और देखिए, कांग्रेस को अपने नए सिरे से संगठन सृजन के अभियान के साथ भी अब जनता में क्या कार्यक्रम है, जनता में किस तरह की गतिविधियां हैं? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम समाप्त होता है तो दूसरे कार्यक्रम की बैठ के उसके लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन कांग्रेस का तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है। ठीक है भाई, कांग्रेस जनता के बीच जाए, मुद्दों को लेकर जाए। हाँ, कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक्स पर अपने विचार व्यक्त करके ही इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो जाते नहीं, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं करते, कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान नहीं करते, कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं बनते। तो ऐसे में आप सरकार बनाने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे में कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और अपने संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने पहरेदार होंगे, सक्रिय होंगे, इतने जागरूक होंगे, तो इस तरह की धांधली हो ही नहीं सकती। तो कांग्रेस को अपने स्तर पर भी सोचना चाहिए, जिन्होंने अब अगर ये पहले जिस तरह से अगर गतिविधियां हुई हैं, अगर ऐसी धांधलियां हुई हैं तो आगे भी होंगी। तो कांग्रेस के पास कितनी जागरूक है, तो मतलब कांग्रेस कितनी सतर्क है, कांग्रेस के कार्यकर्ता
कितने जागरूक हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक नहीं होंगे तो ऐसा उत्साह वातावरण नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस तो अब हार गई, अब उससे कोई परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, उसका संचालन कैसे होता है, जनता के बीच कैसे जाया जाए, व्यक्तिगत संपर्क कैसे बढ़ाया जाए। इन मुद्दों की ओर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र, जो बात वीरेंद्र जी ने कही, जो बात महेश ने भी कही और जो चर्चा हम अक्सर करते भी रहे हैं, राहुल गांधी विपक्षी नेता होने के बाद वो आकर प्रेजेंटेशन देते हैं, विद प्रूफ वो बताते हैं कि मेरे पास एक चीज़ का प्रूफ है, और उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा हलफनामा मांगा जाना कि महज, और उसके बाद माफ़ी की बात कह देना, या तो हलफनामा दें या फिर माफ़ी मांग लें। चुनाव आयोग जो हलफनामा मांग रहा है, इसको किस तरह से देखा जाए? महेश भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं स्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी होने की ज़रूरत है। देखिए, हल्फनामे की जो बात है, शायद चुनाव आयोग को ये लगता हो कि राहुल बाद में मुकर ना जाए, मतलब उनके पास एक अंडरटेकिंग होगी लिखित में। चुनाव आयोग अपने हाथ मजबूत रखना चाहता है। मान लो कल को एक कोर्ट में केस चला जाए तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। दूसरी बात, सौरभ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, देखिए जो आंकड़े निकाल के लाया, कहीं मेहनत तो की होगी, कुछ रिसर्च तो जरूर हुई होगी। भले ही सारे सच ना हो, भले ही राजनीतिक तौर पर यह आरोप है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन्होंने कुछ आंकड़े निकाल कर लाए, कुछ काम होमवर्क तो किया होगा। उनको भी पता था कि अगर झूठे आंकड़े देंगे तो उल्टा फजीयत होगी, एक बात। दूसरी बात स्वरूप, ये हमारे को ध्यान रखना होगा, ये आज की बात है, राहुल गांधी ने कल आरोप लगाए हैं। अब 9 महीने हो चुके हैं सरकार बने हरियाणा में, लेकिन जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, मेरे को याद है अक्टूबर का दिन था वो, अक्टूबर को जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, 10 साढ़े 10 बजे शोर मच गया था पानीपत में कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मेरे को याद है, यही पानीपत की बात कर रहा हूं कि 10 बजे साढ़े 10 बजे कांग्रेस नेताओं के फोन खड़कने शुरू हो गए कि बेईमानी होगी ईवीएम में। मतलब जहां से वोट कांग्रेस को मिलने चाहिए थे, वहां बीजेपी को मिल रहे। यहां हुआ था जिस दिन काउंटिंग हुई थी विधानसभा चुनाव में, उस दिन आरोप लगे थे। उसके बाद कई जगह इस पानीपत में शुरुआत हुई थी, इसके बाद और जगह भी आरोप लगे। जब शाम तक रिजल्ट आए, उसके बाद क्या हुआ, 18 विधायकों ने जो चुनाव हार गए, कांग्रेस की टिकट पर जो चुनाव हार गए, एक एक करके 18 लोगों ने, जिनमें पानीपत के वीरेंद्र बुल्ले शाह थे, पानीपत शहरी से, उन्होंने अलग अलग याचिकाएं डाली हाई कोर्ट में कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। क्योंकि ईवीएम में जब गिनती हो रही थी, सुबह 2 घंटे पहले जब गिनती शुरू हुई, 8 बजे के आसपास टाइम था, 10 साढ़े 10 ये बात फैली, मीडिया वाले भी भागे कि क्या हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप, कांग्रेस नेताओं को काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने को कहा गया था, ये हो गया। उसके बाद एक एक करके 18 कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जो चुनाव हारे, उन्होंने अलग अलग रीट डाली। वो रीट आज भी हाईकोर्ट में। एक बात और, गौरव गौतम जो पलवल से बीजेपी के विधायक हैं, खेल मंत्री हैं, हरियाणा के राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है कि उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया वोट मांगने के लिए। आप धार्मिक चिन्हों का, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप नहीं लगा सकते। आज भी उनके खिलाफ सुनवाई होती है। करण दलाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने 5 ईवीएम्स की दोबारा गिनती के लिए कहा। बिल्कुल, वो चीजें देखी थी हमने हरियाणा में किस तरह से। उसके बाद आपको और बताता हूं, पानीपत में भी ऐसा हुआ। हाँ, ठीक है। जिस दिन वोटिंग होनी थी 5 दिन पहले, पानीपत में पानीपत शहरी और ग्रामीण के जो उम्मीदवार थे, उनके सामने एक सम्मेलन बुलाया गया, अग्रवाल सम्मेलन था। ठीक है देवेंद्र, वो चीजें देखी थी। अब आगे क्या होगा ये सवाल है। सौरभ, एक बात क्लियर करना जरूरी है, यहाँ पर जो राम समय थोड़ा कम है देवेंद्र, मैंने आपसे कहा कंक्लूड करें। भजन गवाया गया, 700-800 लोगों की मौजूदगी है 5 दिन पहले विधानसभा की वोटिंग से, और वहां पर जो भजन गायक थे, उन्होंने हाथ उठवाया सबका कि राम की सौगंध खाते हम बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है। मैंने ये सवाल उठाया था, बीइंग जर्नलिस्ट, नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र के पहले सांसद बन चुके थे विधानसभा चुनाव बाद में, मैंने उनसे कहा कि धर्म का इस्तेमाल, आप राम की कसम खिलाते हो कि बीजेपी को वोट दोगे, ये तो गलत है ना। धर्म का दुरुपयोग है। तो नवीन जिंदल ने मेरे सवाल पे कहा था, देखिए मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकता, आगे क्या होता है वो कुछ भी कहे, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो पानीपत में भी ऐसा हुआ जैसा पलवल में हुआ। बहुत सारे कारण रहे जिस तरह से कांग्रेस की फजीयत हुई चुनाव परिणामों में। हाँ, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा महेश, थोड़ा समय कम है। जो राहुल कह रहे हैं, मैंने सदन में शपथ ली है, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दे, वो दे। क्या चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया रहेगी इस पर, क्या लगता है शॉर्ट में?
देखिए, ऐसा क्या मांग लिया राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग के पास नहीं है और वो नहीं दे सकता? अगर राहुल गांधी देश के तमाम टीवी चैनलों के सामने आके लाइव ये बात कर रहे हैं कि धोखा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा घालमेल हुआ है, तो अगर डिजिटल वोटर लिस्ट राहुल गांधी मांग रहे हैं तो देर किस बात की है? 5 मिनट के अंदर वो तमाम डाटा जो है राहुल गांधी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। आखिर उनकी ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, आखिर इस देश की संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है, और चुनाव आयोग इस देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का नींव का पत्थर है, वहीं से बात शुरू होती है। तो ऐसे में अगर सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हर वो काम करने की कोशिश चुनाव आयोग को करनी चाहिए जिसकी जरूरत आज महसूस की जा रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा के नतीजों पर एक बार फिर से रार छिड़ रही है। न सिर्फ हरियाणा के बल्कि महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर भी राहुल गांधी केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ पक्ष रहेगा चुनाव आयोग को, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।